Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे टाइम के बाद में हम अपनी राजस्थान जीके की जो क्लास लेके आ रहे हैं और उस क्लास का फायदा आपको राजस्थान की हर एग्जाम में मिलेगा, तो हमारी क्लास को देखना ना भूले। उसके अलावा इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपनी आज की क्लास। और अपनी आज की क्लास जो हमारी चल रही थी वो थी राजस्थान की प्रथाएं। इसका जो पहला पार्ट था जिसमें हमने सती प्रथा के बारे में पढ़ चुके थे, उसके अलावा डॉक्टर प्रथा के बारे में पढ़ चुके थे, वो हम अपनी पहली जो इसकी क्लास थी उसमें पढ़ चुके थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की प्रथा का सेकंड पार्ट है, यानी कि सेकंड क्लास है। तो आज हम जिन प्रथाओं के बारे में पढ़ेंगे उस प्रथा की शुरुआत करता हूँ मैं दास प्रथा से। दास प्रथा दोस्तों क्या होती है कि पुराने समय में जब भी प्राचीन काल में, मध्य काल में जब राजाओं का शासन था, तो जब एक राजा जीत जाता था तो वो जो हारे हुए राजा के जो बंदी थे, हारे राजा के जो सैनिक थे, बंदी थे, उनको वो अपना दास बना लेता था। तो इस तरह से दास प्रथा की शुरुआत होती थी। तो दास प्रथा थी क्या? दास प्रथा थी कि प्राचीन एवं मध्य काल में युद्धों में बंदी बनाए गए जो लोग थे उनको दास बना लिया जाता था। इसको कहा जाता था दास प्रथा। अब ये जो दास प्रथा है, फिर जो वो दास थे उन लोगों के लिए उनके राज दरबार में एक पृथक विभाग बनाया जाता था, ताकि वो दासों से संबंधित जो भी समस्या है उस पर समाधान हो सके। तो राजाओं के दरबार में एक राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग माना जाता था। उस विभाग को कहा जाता था राजलोक। राजलोक क्या था आपको याद रखना है। राजलोक जो है वो राज दरबार में दासों का एक पृथक विभाग होता था। उसके अलावा राजा के द्वारा जब किसी दासी की पुत्री को अपनी उपपत्नी बना लिया जाता था, तब उस दासी की पुत्री को दासी या परदायत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजा जब किसी दासी की पुत्री को अपनी उपपत्नी बना लेता था, तो जो दासी की पुत्री है जिसे उपपत्नी बनाया गया है उसे या तो दासी कहा जाता था या उसे परदायत का नाम दिया जाता था। उसके अलावा यहाँ पे आता है पासवान रानी के बारे में। पासवान रानी के बारे में बताता हूँ कि कई बार राजा ये होता था कि राजा के द्वारा जब राजा किसी को पसंद कर लेता था और जब वो पसंद की हुई उसकी जो रानी बनती थी वो गैर राजपूत जाति से होती थी। अगर वो राजपूत जाति से होती तो उसे महारानी का दर्जा प्राप्त था। लेकिन जब राजा किसी गैर राजपूत महिला के साथ में विवाह कर लेता था तो और जब वो रानी बनती थी, हालांकि उसे महारानी का दर्जा प्राप्त नहीं होता था, लेकिन उसे गहने आभूषण पहनने का अधिकार होता था। तो इस प्रकार की जो रानी थी जो गैर राजपूत जाति से आती थी, उस रानी को कहा जाता था पासवान रानी। उस रानी को क्या कहा जाता? पासवान रानी। उस रानी को महारानी का दर्जा प्राप्त नहीं होता था, लेकिन राजस्थान के इतिहास में एक ऐसी रानी भी है जो गैर राजपूत जाति के होते हुए भी उसे महारानी का दर्जा दिया गया था। और वो रानी कौन है? वो रानी है जोधपुर के महाराजा जिनका नाम है विजय सिंह। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की एक पासवान रानी थी जिसका नाम था गुलाब राय। जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की एक पासवान रानी थी, उसका नाम था गुलाब राय। ये जो गुलाब राय है ये एक नर्तकी थी और राजा इस पर मोहित होकर राजा ने इससे शादी की थी। तो ये गैर राजपूत जाति से थी, ये एक नर्तकी थी, इसलिए इसे पासवान रानी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसी रानी थी जिसे महारानी का दर्जा भी प्राप्त था। कौन थी? जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पत्नी, विजय सिंह की पासवान रानी जिसका नाम था गुलाब राय। और ये जो गुलाब राय थी इसे मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ की नूरजहां। तो मैं पासवान के बारे में मैंने आपको बताया कि वह रानी जो गैर राजपूत जाति से होती थी उसे महारानी का दर्जा नहीं मिलता था। लेकिन इतिहास में एक ऐसी रानी है जो कि जोधपुर के राठौड़ महाराजा विजय सिंह की पासवान रानी है और उनका नाम है गुलाब राय। गुलाब राय जिसे मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता था और उसे महारानी का दर्जा प्राप्त था। तो ये है पासवान रानी के बारे में कि क्या होती है पासवान रानी। उसके अलावा मैं बताता हूँ कि ये जो दास प्रथा थी इस पे राजस्थान में सर्वप्रथम रोक कहाँ लगी? दास प्रथा पर राजस्थान में 1832 में रोक लगाई गई थी। कब? 1832 के साल में। और किसके द्वारा लगाई गई थी? कहाँ लगाई गई थी? हाड़ौती क्षेत्र में।
कहाँ पे? अगर आपको पूछे कि राजस्थान में दास प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगी थी, वो लगी थी 1832 में। और कहाँ लगी थी? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? 4 जिले उसमें आते हैं, एक आता है कोटा, एक आता है बूंदी, एक आता है बारा और एक आता है झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिले आते हैं किसमें? हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती प्रदेश में। और वहां पे दास प्रथा पे राजस्थान में सबसे पहले रोक लगी थी 1832 में। उसके अलावा भारत में सर्वप्रथम रोक किसके द्वारा लगाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रोक लगी थी 1832 के साल में लगी थी, जब राजस्थान में भी 1832 में, भारत में भी 1832 में। और भारत में किसके द्वारा लगाई गई थी? भारत में लगाई गई थी जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने जाते हैं, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी सन 1832 में। उसके अलावा आपको अगर पूछे कि जो दास प्रथा है उसका सब सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, तो दास प्रथा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें जो कौटिल्य है, जो मौर्य वंश में उस समय महामंत्री थे कौटिल्य, जिनका नाम चाणक्य भी है, जिनका नाम विष्णुगुप्त भी है। तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त की पुस्तक है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र पुस्तक में इस दास प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। तो ये हमारी जो पहली प्रथा है आज की दास प्रथा, वो यहाँ पे पूरी होती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपनी अगली प्रथा की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम अपनी जो अगली प्रथा है उसका नाम है बाल विवाह प्रथा, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बाल विवाह प्रथा है, ठीक है, ये क्या चीज है? बाल विवाह प्रथा है कि राजस्थान में, भारत में आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पे लड़की लड़के का जो विवाह है उनकी न्यूनतम आयु से पहले कर दिया जाता है। और ऐसी जो विवाह करने की प्रथा होती है उसे बाल विवाह प्रथा कहते हैं। और कम उम्र में विवाह करना उन दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, और जो बच्चा है उसका भी सही से विकास नहीं हो पाता है। तो ये कुप्रथा के रूप में है। बाल विवाह प्रथा की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कम उम्र में बालक बालिका का विवाह करवाने की प्रथा। क्या चीज है? कम उम्र में बालक बालिका का विवाह करवाने की जो प्रथा है उसे बाल विवाह प्रथा कहते हैं। ठीक है, ये प्रथा किनमें ज्यादा प्रचलन में है? ये प्रथा जो निम्न जातियां मानी जाती है उनमें ज्यादा प्रचलन में। किनमें? निम्न जातियों में। जिस प्रकार से सती प्रथा जो है उच्च जातियों में ज्यादा प्रचलन में है, उसी प्रकार बाल विवाह जो प्रथा है वो निम्न जातियों में प्रचलन में है। ठीक है, अब मैं अगर राजस्थान की बताऊं तो राजस्थान में ये एग्जाम में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि राजस्थान में सर्वाधिक जो बाल विवाह होते हैं वो किस दिन होते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं वो होते हैं जो हिंदू नववर्ष का जो नंबर 2 का महीना होता है, चैत्र के बाद में वैशाख, उस वैशाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है, उस तृतीया के दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होती है। किस दिन? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। उसके अलावा इसे आखा तीज भी कहा जाता है, और उसके अलावा इसे अबुझ सावा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। किस दिन? वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया, अबुझ सावा या आखा तीज कहा जाता है। अब मैं आपको इसकी रोक के बारे में बताता हूँ कि राजस्थान में सर्वाधिक किस एक्ट के द्वारा इस बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाई गई। तो राजस्थान में एक एक्ट लाया गया था, उस एक्ट का नाम था बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। किस साल में? 1929 में। बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। ठीक है, बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 के द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। और ये लाया कब गया था? ये लाया गया था 28 सितंबर को, 28 सितंबर 1929 को। 28 सितंबर 1929 को ये बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 लाया गया था। बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था, और जो सर्वप्रथम रोक वो इस अधिनियम के द्वारा लगाई गई थी। ये अधिनियम लाया किसके द्वारा गया था? सबसे पहले ये बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करने वाला एक्ट माना जाता है। उसके अलावा ये जो एक्ट है वो अजमेर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? याद रखना, अजमेर के रहने वाले, जिनका नाम है हरविलास शारदा, अजमेर के रहने वाले हरविलास शारदा के द्वारा ये एक्ट लाया गया था, और इस कारण इसे शारदा एक्ट का भी नाम कहा जाता है।
ये जो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम है, ये अजमेर के रहने वाले हरविलास सारदा के द्वारा लाया गया था। इसका इसे सारदा एक्ट 1929 भी कहा जाता है। वर्तमान में जो इस एक्ट में जो पहला एक्ट था, उसमें जो लड़के की उम्र थी 18 वर्ष थी और लड़की की उम्र जो है वो 14 वर्ष की गई थी। लेकिन वर्तमान में जो अधिनियम हमारा लागू है वो है बाल विवाह प्रतिषेध या प्रतिबंध अधिनियम 2006। वर्तमान वाला कौन सा है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। और इसमें जो है लड़के की उम्र है शादी की 21 वर्ष न्यूनतम और लड़की की 18 वर्ष। और वर्तमान में भी इसमें बदलाव करने की बात चल रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बाल विवाह का प्रचलन कहाँ से माना जाता है। तो बाल विवाह का जो प्रचलन है वो गुप्त काल से माना जाता है। याद रखना, बाल विवाह का प्रचलन माना जाता है गुप्त काल से। उसके अलावा बाल विवाह का जो प्रथम लिखित प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो बाल विवाह का प्रथम लिखित प्रमाण हमें जो बाण भट्ट नामक लेखक है, बाण भट्ट नामक लेखक, उनकी एक पुस्तक है, उसका नाम है हर्षचरित, जो हर्षवर्धन के समय लिखी गई थी। तो बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित में हमें जो बाल विवाह का प्रथम लिखित प्रमाण मिलता है। अब भी आपको पूछे कि राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम किस रियासत ने रोक लगाई थी? तो राजस्थान में बाल विवाह पर जोधपुर रियासत ने रोक लगाई थी। किसने लगाई थी? जोधपुर रियासत ने राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। किसने? जोधपुर रियासत ने। और कब लगाई थी? 1885 में लगाई थी। कब? 1885 में लगाई थी। किसके द्वारा? जोधपुर रियासत के द्वारा। और लगाने वाले जो किस व्यक्ति के प्रयासों से राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी? तो उस समय जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था सर प्रताप। क्या नाम था? सर प्रताप। तो जो प्रधानमंत्री सर प्रताप है, उनके प्रयासों से राजस्थान में बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक 1885 में जोधपुर रियासत के द्वारा लगाई गई थी। तो ये हमारी आज की जो अगली प्रथा है बाल विवाह, उसके बारे में जितनी भी डिटेल है मैंने आपको दे दी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपनी जो आज की अगली स्लाइड है उसके ऊपर चलेंगे। अब हम अपनी अगली स्लाइड में चलते हैं और मैं आपको नंबर 3 प्रथा के बारे में बताता हूँ। नंबर 3 प्रथा का नाम है बेगार प्रथा। मतलब ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कई बार कि कोई ऐसा काम हो जाता है, हम कहते हैं कि हमने जो झूठी बेगार कर ली, तो वो उसी तरीके का काम होता था पुराने समय में। उसमें ये होता था कि राज दरबारों में जो मजदूर लोग थे, राज दरबार में जो व्यक्ति थे, तो राजाओं द्वारा उनसे काम तो करवा लिया जाता था, लेकिन उनको किसी भी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था, यानी गैर वेतनी काम होता था। यानी हम कह सकते हैं कि झूठी बेगार करवाई जाती थी। तो उसे उस समय कहा जाता था बेगार प्रथा। राज दरबारों में बिना वेतन के जो कार्य करवाया जाता था उसे बेगार प्रथा कहा जाता था। अब मैं अपनी अगली प्रथा की ओर चलता हूँ, नंबर 4, और आज की अंतिम प्रथा है, उसका नाम है समाधि प्रथा। और समाधि प्रथा से आप परिचित होंगे। समाधि प्रथा क्या है? जब किसी व्यक्ति द्वारा मृत्यु का एक तरीका अपनाया जाता है, जिसमें वो भूमिगत समाधि ले लेता था, उसके अलावा अग्नि में समाहित हो जाता था, और उसके अलावा जल समाधि लिया जाता था पहले के लोगों द्वारा। तो इस प्रकार की एक समाधि प्रथा भी पहले प्रचलित थी। भू समाधि, अग्नि समाधि और जल समाधि इसके प्रकार माने जाते हैं। उसके अलावा समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक किस राज्य ने लगाई थी? तो समाधि प्रथा पर याद रखना, जयपुर जो राज्य है, जयपुर राज्य ने सर्वप्रथम रोक लगाई थी। किस साल में? सन 1844 में सर्वप्रथम रोक लगाई थी। और किस व्यक्ति के प्रयासों से रोक लगाई थी? तो जॉन लुडलो नाम का व्यक्ति था। जॉन लुडलो द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। किस पर? समाधि प्रथा पर। किसके द्वारा? जयपुर राज्य के द्वारा। कब? 1844 में। किसके प्रयासों से? जॉन लुडलो के द्वारा। और इस प्रथा को रोकने के लिए एक एक्ट भी बनाया गया था, और वो एक्ट कौन सा था? वो एक्ट का नाम था समाधि प्रथा अधिनियम। समाधि प्रथा अधिनियम 1861 में एक एक्ट बनाया गया था। तो ये दोस्तों आज की जो हमारी राजस्थान की प्रथा है उसका सेकंड पार्ट आज हमारा यहीं तक होता है। तो दोस्तों हमारी जो राजस्थान की क्लास चल रही है वो आप जरूर देखिए, क्योंकि आपकी जो आने वाली एग्जाम है, जो भी एग्जाम आ रही है, पटवारी है, राजस्थान हाईकोर्ट है, आने वाली जो बिजली बोर्ड के एग्जाम है, तो इन सब में ये राजस्थान की कला और संस्कृति आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों तक भी पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा मिले, आपको मिले। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं।